Good morning, students. Welcome to our online study system of CR International School, Babel. And I am Mr. Ankur, PGT Chemistry. And our today's topic is Gay-Lussac's law of gaseous volume. As you know, in our last video, we study about the chemical laws of chemical reactions. कि केमिकल रिएक्शन जो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में होती हैं वो किसी रूल को फॉलो करते हुए आपस में रिएक्शंस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बेटा 3 लॉज को एक्सप्लेन किया था। तो वो कौन कौन से थे आपको याद हो अगर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्लियर है? तो आप देखो ये तीनों लॉ हमारे बेटा किसके बेसिस पर थे? मास के बेसिस पर थे। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको एक रिवाइज दे दूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है, चाहे हमारा 1 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, कितने भी हैं, है ना, वो जब आपस में रिएक्ट का कंपोजिशन चेंज करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर रहता है। याद आ गया आपको? ऐसी बेटा डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या था? हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो, कि उसमें हमने क्या किया था कि वाटर का जैसे देखा 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, उनका मास 2 AMU हुआ, ऑक्सीजन का 1 एटम है उसका मास 16 AMU हुआ, तो 2:16 1:8 एज क्लियर। तो मतलब आप वाटर कहीं का भी लीजिए, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में बाई मास मिलके क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये डेफिनेट प्रपोर्शन है ना, या कांस्टेंट रेशो करके ना। इसके बाद आया था हमारा मल्टीपल प्रपोर्शन। तो हमने एक एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, याद है आपको? उसमें क्या किया था हमने? नाइट्रोजन के 5 मॉलिक्यूल्स लिए और उनसे ऑक्सीजन को ऐड किया डिफरेंट कंडीशंस में। तो N2O2 बना, N2O3, N2O4, N2O5। तो नाइट्रोजन का मास तो कॉमन है सब में, बट ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई हो जा रहा है 16, 32, 48। याद है? ओके, चलिए अब देखिए जो गैय-लुसाक्स लॉ है बेटा, ये वो तीनों लॉ हमारे किस पे थे? मास पे थे। अब क्या होता है, जो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनका हम जनरली मास यूज करते हैं, बट जो गैसियस सब्सटेंस है, अगर हमारे रिएक्टेंट बेटा कैसे हैं? गैस में है, बोथ रिएक्टेंट्स या टू मोर देन 2 सब्सटेंस और ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेज। तो गैसियस स्टेज का जनरली हम क्या लेते हैं? मास नहीं लेते। गैसियस स्टेज का बेटा हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं। ओके, तो ये बेसिकली जो लॉ है वो किस के लिए बना हुआ है? अगर हमारे रिएक्टेंट्स क्या है बेटा? गैसियस स्टेज में है, तब हम वो किस हिसाब से मिल रहे हैं आपस में, कैसे रिएक्शंस कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हमने मास की हेल्प नहीं ली, बल्कि इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया? वॉल्यूम के बेसिस पे डिफाइन किया। तो ये चीज़ बेटा इसीलिए है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं इस रूल का पहला पॉइंट क्या है, मतलब अगर हम देखें बनाने की जो मेन कंडीशंस है उसमें पहली कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट्स, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके, और आप देखो जानते हो बेटा इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इस रूल को अप्लाई करते टाइम, कि आप जानते हो कि अगर हम प्रेशर में चेंज करें या टेम्परेचर में चेंज करें तो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। तो जब हम इस रूल को अप्लाई करते हुए देखेंगे तो उस ड्यूरेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो 2 कंडीशन आप समझे। गैय-लुसाक्स के लिए क्या है मेन? एक हमारे रिएक्टेंट शुड बी इन द गैसियस स्टेज एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन वी अप्लाई द रूल, तो the temperature and the pressure during the process should be same at constant temperature and constant pressure. Okay, तो ये 2 मेन कंडीशंस हैं। अब उस पर देखो उन्होंने क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट रिएक्शन सब्सटेंस को, गैसेस को मिलाया और आपस में रिएक्शंस कराई। तब उन्होंने कुछ बेटा रिजल्ट को मतलब कुछ कंडीशंस को ऑब्जर्व किया, देन एक कंक्लूजन पे पहुंचे हुए। और वो कंक्लूजन क्या था? उस एग्जाम्पल्स को आपके एनसीईआरटी की बुक में है, वही मैंने एग्जाम्पल लिया है और मैं बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं हमने H2 + O2 मिलकर वाटर भी बनाता है बेटा वैलेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में, और कुछ प्रेशर कुछ टेम्परेचर की कंडीशंस में, है कुछ स्पेशल कंडीशंस की फॉर्म में। तो वो एक्चुअली वो तो एक स्पेशल कंडीशंस हुई, इसकी प्रेजेंस में ये काम होता है, बट रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उन्होंने किस रेशियो में आपस में रिएक्शन करी तो उन्होंने क्या पाया? तो देखिए जैसे मान लीजिए उन्होंने एनसीईआरटी की बुक में क्या है बेटा, यही 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है ना, बट उन्होंने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स बनाए। 1 मॉलिक्यूल में मैंने 2 ले लिए। उन्होंने इस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बने, इसमें भी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लिए। 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में उन्होंने 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए। मैंने क्या करा है, सभी जगह 2:2 ले लिए, तो वही रेशियो ले लिया है ना, आपको समझाने के लिए। तो देखो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या, जब रिएक्शंस हुई तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हुआ है, क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास क्या कंडीशन है उसमें, तब उन्होंने क्या देखा था कि आप जैसे ये है, आपके पास ऑक्सीजन है ना, तो
ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मान लीजिए ब्रेक हुआ है, मान लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, पहले ब्रेक होके एक ऑक्सीजन एटम ये आया और एक ऑक्सीजन एटम ये दोनों ब्रेक हुए और एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। अब वन ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए एटम को 2 हाइड्रोजन एटम की नीड है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये और ये 2 जो हाइड्रोजन हैं वो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। इज इट क्लियर? अब ये ऑक्सीजन खाली बचा हुआ। अगर चलिए मैं इसको दोबारा से लूँ, अगर पूरे वे से आपको समझाऊँ मतलब रिएक्शन देखिए कैसे हुई है ना, तो मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ। अब इसमें मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये पहले ब्रेक हुआ और इसने 1 ऑक्सीजन दिया और इसने 1 ऑक्सीजन दिया। क्लियर? अब इनको क्या चाहिए बेटा, जुड़ने की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कंपाउंड बनाने, वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन ये क्या है, एक ऑक्सीजन एटम ये भी क्या है, दूसरा ऑक्सीजन एटम। अब इसको हाइड्रोजन की नीड है, तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हुए, एक यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, एक आपका बेटा हाइड्रोजन यहाँ आ गया। इज इट क्लियर? बट इस ऑक्सीजन को फिर 2 हाइड्रोजन एटम्स की नीड है बेटा। फिर ये दोनों आपस में ब्रेक हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। एक हाइड्रोजन एटम बेटा इसके पास आ गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके पास आ गया। क्लियर? तो ये इस टाइप से। अब ये इसका ये दोनों भी आपस में क्या हुआ, ये ब्रेक हो गए, तो एक ऑक्सीजन एटम हमारे पास क्या है, क्या ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम्स हो गए बेटा। इज इट क्लियर? अब वही ऑक्सीजन को फिर 2 हाइड्रोजन की नीड है, तो यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन इधर से आए बेटा हमारे पास, 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये। फिर इस ऑक्सीजन को भी 2 की नीड है हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये भी 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये सारे कंज्यूम हो गए। क्लियर? तो आप गैलुसैक्स लॉ के पॉइंट लॉ पे आते हैं, तो लॉ है वो क्या है, तो आपने देखा कि 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 वॉल्यूम में मान लीजिए क्या है, 2 मॉलिक्यूल है। अब देखो इस बात में कंफ्यूज मत हो ना कि भाई 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है तो हमने 2 मॉलिक्यूल क्यों ले लिए, तो ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। एक वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल रखता है ऐसा नहीं है जरूरी। ये आप अभी नेक्स्ट लॉ आएगा एवोगाड्रो लॉ, आप उसमें सीखेंगे, है ना, कि कितने सारे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक वॉल्यूम में एक ही होगा। क्लियर पॉइंट? तो वो तो मैंने समझाने के लिए आपके लिए 2 एज्यूम करिए कि 1 वॉल्यूम कंटेनिंग 2, ये मैंने एज्यूम किया 2 हो, है ना। क्लियर? होते तो बहुत सारे हैं, है ना, तो वही मान लीजिए 10 होते हैं तो मैं समझाने के लिए 2 ले लिए, तो मैंने इसमें भी 10 होंगे वो भी 2 ले लिए, इसमें भी 10 है तो मैंने। इज इट क्लियर? चलिए तो अब हम बेटा हम इस पॉइंट्स पर आते हैं। तो जब रिएक्शंस हुई तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एक 1 वॉल्यूम ये और ये पूरा कंप्लीटली ऑक्सीजन खत्म करने के लिए इसको 1 वॉल्यूम की नीड नहीं पड़ी, 1 और 1 2 मॉलिक्यूल 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की नीड पड़ी। तो ये एक रेशियो आया बेटा, क्या है आप देख रहे हो कि 1 वॉल्यूम ये 1 वॉल्यूम ये, तो हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम यूज में आए, हाइड्रोजन के बेटा हमारे पास 2 वॉल्यूम यूज में आए और ऑक्सीजन के कितने आए, 1 वॉल्यूम यूज में आए। ओके, और ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे जब इसका वॉल्यूम देखा कितना वाटर बना है, तो वो वाटर भी बेटा हमारे पास कितना बना आपके पास, है ना, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर भी क्या हुआ, प्रिपेयर हुआ। इज इट क्लियर? देखो अब इसको आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये वैसे अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में रिलेट भी कर रहा है कहाँ पे, जो डेफिनेट मास का रूल था, डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है, वहां से। तो यहाँ वो बाई मास था डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब कितना वाटर प्रिपेयर होता है, कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वॉल्यूम के रेशियो में, तो ये भी एक डेफिनेट है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने अगर 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले लिए बेटा, मान लीजिए आपने, अगर आपको ज्यादा वाटर प्रिपेयर करना है तो आपने 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिए, ठीक है। तो जब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 की नीड है, तो 10 के लिए कितने की नीड होगी, आप समझ रहे हो बेटा, ये 10 की नीड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगी। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन ने मिलके 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 वॉल्यूम बनाए, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे सॉरी 1 नहीं, यहाँ कितने की नीड होगी, 5 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, 10 वॉल्यूम ऑफ क्या बनेगा, वाटर प्रिपेयर होगा। तो देखो रेशियो फिक्स था 2:1, तो ये 2 का डबल, 2 का कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, तो ये 1 का भी कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो 2 के हिसाब से बना, आगे समझ में? इज इट क्लियर? तो वो रेशियो बदलता रहेगा, बट एक मिनिमम रेशियो जो होगा वो क्या होगा, वो फिक्स होता है वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल। क्लियर पॉइंट? तो आपको रूल, अब मैं पूरा रूल बता देता हूँ आपको गैलुसैक का। तो गैलुसैक का रूल क्या है कि जब 2 and more than 2 गैसियस सब्सटेंस आपस में रिएक्शंस करते हैं एज ए रिएक्टेंट, तो वो एक इंटीजर वैल्यू, है ना, वॉल्यूम की इंटीजर वैल्यू में आपसे क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। सही है ना, उनका जो आपस में वॉल्यूम, किसका कितना वॉल्यूम किससे रिएक्शन करेगा, तो एक इंटीजर वॉल्यूम में आपस में रिएक्शंस करेंगे, होल नंबर रेशियो में रिएक्शन करेंगे, लेकिन एक मैंडेटरी कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। इज इट क्लियर? तो ये हमारे बेटा गैलुसैक्स लॉ हुआ। ओके, हेलो। तो बच्चों बेटा अभी हमने अपने कौन सा समझा था,
आपको हमने अभी गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम समझा। अब हमारे पास लास्ट लॉ आता है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ और गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली वो गैसेस के वॉल्यूम पे बेस्ड था, और आप जानते हो कोई भी गैस हो तो वो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस से मैटर है, मेटल कंटेन्स सम स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, तो वो ये पार्टिकल पे बेस्ड है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे बेस्ड है। ओके, तो देखिए एवोगैड्रो ने भी क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला वो आप पॉइंट, मतलब पहला डिफरेंस समझिए आप कि भाई एवोगैड्रो लॉ जो है और गैलुसाक्स लॉ है। गैलुसाक्स लॉ कैसे आया कि हमने स्टार्टिंग में जो 3 लॉ थे वो किस पे बेस्ड थे, मास पे। बेसिक पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट्स आपस में किस वे में रिएक्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये लॉ केमिकल कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग 3 लॉ किस बात पे बेस्ड थे, बाय मास, है ना, मास के बेसिस पर वो किस हिसाब से रिएक्शंस कर रहे हैं। जो 4th लॉ था हमारा क्या है ना, गैलुसाक्स लॉ, वो क्या बताता था आपको, भाई जिस सब्सटेंस का हम जनरली मास नहीं लेते, जिन सब्सटेंस का हम जनरली क्या लेते हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका लेते हैं, गैसेस का जनरली वॉल्यूम लिया जाता है। तो अगर हमारे रिएक्टेंट्स गैस है और आपस में रिएक्शंस करते हैं तो उनका वॉल्यूम किस वे में आपस में रिएक्शंस कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, तो हमने वो सीखा। क्लियर। अब आया लास्ट में एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ में भी क्या है, सब्सटेंस रिएक्शंस करते हैं आपस में। तो बेसिकली ये लॉ भी किस पे बना, गैसेस के लिए ही बना, लेकिन ये वॉल्यूम से कंपैरिजन ना करा के, वॉल्यूम के बेस पे ना बना के, बाकी किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ, कोई भी गैस है बेटा, वो किससे मिलके बनी हुई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, उसके अंदर एटम्स हैं। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे है कि किसके कितने मॉलिक्यूल्स ने कि दूसरे सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कितने मॉलिक्यूल्स बने। एग्जैक्टली क्लियर। चलिए, तो हम पहले इसमें, मैं पहले एग्जाम्पल मैंने बेटा वही ले रखा है अभी जो गैलुसाक्स में था, क्योंकि इसी से डिफाइन हो जाएगा उसी एग्जाम्पल से, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया था वहाँ पे गैलुसाक में कि 1 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, तो 1 वॉल्यूम ये, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम जो है ना। तो अब आप देखो इसी पे आपने एक चीज़ गौर करिए कि आप देख रहे हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में मैंने यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ली, यहाँ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में मैंने भी 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन का, दूसरा ये, और यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर। यही बेटा क्या है, आपका एवोगैड्रो लॉ है। तो एवोगैड्रो लॉ आपसे क्या कहता है कि वही ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप रूल देखें, ड्यूरिंग द रिएक्शंस केमिकल चेंज, आपको प्रेशर क्या रखना है, सेम रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है, सेम रखना है। क्लियर। तो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, आप देख रहे हो 1 वॉल्यूम ये हाइड्रोजन का है, ये भी 1 वॉल्यूम, तो इक्वल वॉल्यूम हो गया अलग अलग गैसेस का। यहाँ हम इसका इससे कंपेरिजन करें तो यहाँ वॉल्यूम भी सेम है और गैस भी सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम और डिफरेंट गैस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये क्या है, एवोगैड्रो लॉ है। क्लियर। तो एवोगैड्रो लॉ बेसिकली किस पे बेस्ड था, केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में जो हमने गैसेस का वॉल्यूम लिया है, तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखते हैं तो किसी केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम गैसेस और इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। ठीक है बेटा, तो हमारा लॉ तो यही ओवर हुआ। बट देखो यहाँ पे कुछ एवोगैड्रो के लॉ के साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो थोड़ा उसको और मैं आपको डिफाइन करता हूँ, वो क्या हमारे डाउट्स हैं या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उस पर बात करते हैं। एक्चुअली 1808 में आया था आपका गैलुसाक्स लॉ, और 1808 में ही आपका आया बेटा क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर। और ये जो एवोगैड्रो लॉ है ये हमारा कब आया, 1811 में आया। क्लियर। मतलब आप समझ रहे हैं कि डाल्टन थ्योरी भी 1808 में है और एवोगैड्रो लॉ 1811 में है। और उस टाइम डाल्टन थ्योरी आप 9th क्लास में पढ़ के आ गए हो, बाकी हमारी नेक्स्ट थ्योरी भी यही है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ के आए हो, कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, है ना, एटम्स बोला जाता है। तो एटम वगैरह की थ्योरी पहले डाल्टन्स डिफाइन कर चुके थे। तो वहाँ डाल्टन का कहना ये था कि ये जो सिमिलर एलिमेंट के एटम्स हैं ना, ये आपस में कंबाइन नहीं करते। क्लियर। मतलब मॉलिक्यूल जो बनता है, कंपाउंड जो बनता है, कैसे बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। तो उनका मानना ये था कि, है ना, सेम एलिमेंट के एटम मिलके मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी 100% श्योर नहीं थे इन चीज़ों के लिए,
और इस चीज़ को, इस बात को एवोगैड्रो भी पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसेस में गई, है ना। और फिर 1860 के अराउंड जर्मनी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। तब तक साइंस भी आगे, 50 साल आगे निकल गए, साइंस भी कुछ आगे बढ़ी, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली, नए रूल्स पता चले, है ना, और उसमें चेंजेस भी आते हैं और नई नई बातें पता चली जब रिसर्च हुई। तब एवोगैड्रो का ये जो पॉइंट था, है ना, एटम, क्योंकि एवोगैड्रो ने एटम और मॉलिक्यूल के जो डिस्टिंग्विश हैं इसको क्लियर किया था, लेकिन उस टाइम जब 1811 में उस बात को, है ना, ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली। क्लियर है ना, डाल्टन वाले कंसेप्ट को ज़्यादा वैल्यू थी, है। लेकिन फिर 1861 के आसपास जब जर्मनी में 61 के अराउंड जब जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, और वहाँ पे एवोगैड्रो के पॉइंट्स को वैल्यूएबल बताया गया, तब जाके ये एटम मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल दोनों तरीके से बन सकते हैं कि जब सेम एटम, एलिमेंट के एटम भी आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, बाय आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी मिलकर आपस में एक फिक्स रेशियो में बना सकते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला गया, कंपाउंड। तो ये सब आप, मैंने अभी इसी यूनिट के स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाई, तो ये सब चीज़ें बाद में जाके क्लियर होगी। क्लियर है बेटा। तो आपको एवोगैड्रो, और एवोगैड्रो लॉ आपको मैं बता दूं फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, आप याद करो, फिजिकल क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया है, फिजिकल क्वांटिटी आई, उसकी यूनिट क्या थी, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आप देख रहे हो, है ना, वो वॉल्यूम या मास के बेसिस, आप आगे जाके ये तक पढ़ोगे कि इनिशियली भाई मास और वॉल्यूम के बेसिस पर बने, लेकिन बेसिकली तो ये मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में टूट रहे हैं, एटम्स में टूट रहे हैं, और फिर आपस में एक रिएक्शंस हो रही है। तो रिएक्शंस होने का मेन वे क्या है, मिनिमम वे कहाँ पर है, पहले डिफरेंट बड़े बड़े कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल जब रिएक्शंस करते हैं तो क्या होता है, पहले अपने एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं, और फिर अलग अलग दोबारा नए एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो बेसिक थ्योरी किस पे है, नंबर ऑफ एटम्स पर, पार्टिकल्स पे। तो एवोगैड्रो लॉ पे पूरा मोल कॉन्सेप्ट आएगा, सारी फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके अलावा कहीं भी आप जा सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th में भी इसका इनिशियल दिया आपको, अभी भी आएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो मोल पार्टिकल्स पे ही आएंगे, कंसंट्रेशंस पे आएंगे। क्लियर है। इस चैप्टर के जो नेक्स्ट पार्ट है, आपके लॉ क्लियर हुए। वैसे इन्हीं लॉ में बेटा एक लॉ और होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, 6th लॉ, ठीक है। तो वो ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की जितनी बुक होती है वो तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को डिफाइन कर रही है अपनी बुक्स में, बट एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ नहीं है, तो मैंने इसीलिए वो यहाँ डिफाइन भी नहीं किया है। वहाँ 5 हैं तो मैंने उन 5 को ही कर दिया। ओके, चलिए, और नेक्स्ट में अब इससे अगले टॉपिक पे आएंगे। पहले हम आपको पीडीएफ में एक्सरसाइज देंगे, देन हम उसमें आएंगे। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.